नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स MA हिंदी व्यावसायिक लेखन महव सेकेंड ईयर MHV 007 भाग 1 जनसंचार का सामान्य अध्ययन खंड 1 जनसंचार का अर्थ और प्राकृतिक इकाई 2 जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का विकास क्षमता और प्रभाव 2.0 उद्देश्य। पिछली इकाई में आपने संचार, संप्रेषण और जनसंचार जैसी अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त की। इस इकाई को पढ़कर आप जनसंचार माध्यमों के विकास के बारे में जान सकेंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की विकास यात्रा को समझ सकेंगे, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा के बदलते स्वरूप को देख सकेंगे, जनसंचार के अन्य आधुनिक माध्यमों के बारे में जान सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। यह इकाई जनसंचार का सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के खंड 1 की दूसरी इकाई है। इस खंड में जनसंचार के सामान्य परिचय के अंतर्गत जनसंचार के अर्थ, स्वरूप, विकास और क्षमता तथा प्रभाव की चर्चा की जा चुकी है। दूसरी इकाई जनसंचार के विविध माध्यमों का विकास में समाचार पत्र और पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और जनसंचार के नए माध्यमों के विकास के बारे में बताया जा रहा है। आदिमानव ने जब से समूह में रहना सीखा है, तभी से खतरों की चेतावनी देने के लिए संदेशों को प्रसारित करने के तरीके निकाले हैं। धूम्र संकेत और नगाड़ों की मदद से ऐसे संकेत भेजे गए। फिर मुद्रण की तकनीक निकली। समाचार पत्र और पत्रिकाएं परिवर्तन के औजार बन गए। रेडियो ने साक्षरता के रोडे को पार कर संदेश पहुंचाने में सफलता पाई। टेलीविजन ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हम अब घर बैठे दुनिया का नजारा देख सकते हैं। कंप्यूटरों और उपग्रहों ने पूरी दुनिया को एक कस्बे में बदल डाला है। जनसंचार माध्यमों के विकास की गाथा रोचक होने के साथ साथ रोमांचक भी है। अनेक चुनौतियों का सामना कर वे आज का स्वरूप ग्रहण कर पाए हैं। जनसंचार माध्यमों की विकास यात्रा अभी थमी नहीं है। 21वीं सदी में उसका रूप और भी निखरेगा, बदलेगा। इस इकाई में इसी रोमांचक विकास यात्रा के विभिन्न पड़ावों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। 2.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जनसंचार के विकास में मुद्रण कला के आविष्कार को पहला कदम माना जाता है। इस कला को विकसित होने में सैकड़ों साल लगे हैं। इसके बाद टेलीग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस भाग में हम जनसंचार माध्यमों की विकास यात्रा का अवलोकन करने जा रहे हैं। 2 फरवरी 2001 मुद्रण कला। मुद्रण कला के विकास से पहले लिखित सामग्री की प्रतिलिपियां हाथ से लिखकर तैयार की जाती थीं। शुरू में धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की जाती थीं। भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी अनेक कृतियां इसके प्रमाण हैं। मुद्रण कला के पूर्व में कलमकारों ने धार्मिक पुस्तकों की अनेक प्रतियां हाथ से लिखकर तैयार की। बाद में अनेक भिक्षुओं ने धर्म ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करने की परंपरा जारी रखी। छपाई की शुरुआत का श्रेय यूं तो यूरोप को दिया जाता है, किंतु चीन में पहली शताब्दी में इस कला के विकास के प्रमाण मिले हैं। जापान में 8वीं शताब्दी में लकड़ी के टुकड़ों, ब्लॉक पर खुदाई कर किताबें छापी गईं। 9वीं शताब्दी में चीन की पहली किताब हीरक सूत्र प्रकाशित हुई। 10वीं शताब्दी में चीनी मंत्री फांग ताओ ने 130 खंडों की एक श्रृंखला प्रकाशित कराई। चीन में ही 11वीं सदी में एक रसायनशास्त्री पाई शेंग ने चलित टाइप मुखड़े, मूवेबल टाइप फेसेज तैयार किए। ऐसे ही टाइप आगे चलकर यूरोप में विकसित हुए। 14वीं सदी में चीन के ही एक न्यायाधीश वांग चेन ने छपाई की एक मशीन बनाई जिसमें 60,000 से अधिक अक्षरों का इस्तेमाल कर ऐतिहासिक ग्रंथ प्रकाशित किया गया। कोरिया में भी पीतल के अक्षर ढालकर पुस्तकें छापी गईं। छपाई की विकास यात्रा पर चर्चा के साथ ही कागज के विकास क्रम को जानना भी रोचक है। पहले पत्थरों, भोजपत्रों, मिट्टी की पकी हुई टिकियों,
जानवरों की खाल की झिल्लियों आदि पर लेखन कार्य शुरू हुआ। अनेक शिलालेख आज भी ऐतिहासिक स्थलों पर देखे जा सकते हैं। कागज बनाने का श्रेय भी चीन को है। चीन से यह कला अरब के सैनिकों के जरिए समरकंद पहुंची। 12वीं सदी में यह सिसिली, स्पेन, इटली और फ्रांस में फैली। 15वीं शताब्दी में भेज जर्मनी के एक सुनार गुनेटबर्ग ने एक वकील जोहानेस प्रथम के साथ मिलकर 42 पंक्तियों की बाइबिल 1455 में प्रकाशित की। उसने धातु के बने कीलाक्षरों टाइपों की ढलाई की और एक जैसे कीलाक्षर खानों में रखने के लिए टाइप केस का विकास किया। उसने कीलाक्षरों को जमाने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म भी बनाई। उसने इस मैट्रिक्स पर छपाई की स्याही लागने और उसे छापने के लिए प्रेस दाबमशीन भी बनाया। गुटेनबर्ग की छपाई कला जल्दी ही पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रेडरिक कोइंग ने इस प्रेस को गति देने के लिए भाप का इंजन इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। 1803। इस विचार को मूर्त रूप देने में 8 साल लगे। 1811 में भाप इंजन से चलने वाला प्रथम प्रेस चालू हुआ। इसमें हर घंटे 1100 प्रतियां कागज की छाप सकती थीं। बाद में कागज के दोनों ओर छपाई होने लगी। जर्मनी के ही ओटमार मर्गेथलर ने लाइनोटाइप पूरी पंक्ति ढालने की पद्धति आविष्कार किया। 1870 में जस्ते के ब्लॉक जिनको ग्राफ बनाने का तरीका निकाला गया। 1876 में अमेरिका के फ्रेडरिकी ईब्स ने फोटो छापने के ब्लॉक बना डाले। आगे चलकर हाफटोन, ग्रेव्योर और ऑफसेट जैसी तकनीकें विकसित हुई। ग्रेव्योर पद्धति तांबे की चादर का प्रयोग होता है। इस चादर को रोटरी प्रेस में मोड़कर लगाने की सुविधा के कारण समाचार पत्रों का मुद्रण लाखों की संख्या में आसानी से होने लगा। 2 फरवरी 2002 टेलीग्राफी प्रतिलिपियों की संख्या तैयार करने में भले ही गति आई हो, किंतु एक महाद्वीप से दूसरे तक समाचार भेजने में हफ्तों लगते थे। 1830 में इंग्लैंड में अमेरिका तक समाचार समुद्री जहाज़ों के जरिए 1 सप्ताह बाद पहुंचते थे। स्टीमरों के कारण यह समय करीब आधा रह गया। 18वीं शताब्दी में टेलीग्राफी का जन्म हुआ। अमेरिकी पेंटर सैमुअल F.B. मोर्स ने अल्फ्रेड वेल के सहयोग से टेलीग्राफ मशीन बनाई। इसकी मदद से 1 मिनट में 25 से 35 तक शब्द भेजना संभव हुआ। इस मशीन का पहला प्रदर्शन 1838 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के मारिस टाउन, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया तथा वाशिंगटन में किया गया। 2 फरवरी 2003 फोटोग्राफी का जन्म फ्रांस में हुआ। 1826 में फ्रांसीसी लिथोग्राफर जोजफ नाइस्फोर नीप्से ने पहले छायाचित्र निकाले। बाद में उन्होंने जैकेमेंड डेग्यूरे की सहायता से आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी। एक अंग्रेज थॉमस वेजवुड ने प्रकाश संवेदी रसायन सिल्वर नाइट्रेट का पता लगाया। 1833 में एक अन्य अंग्रेज विलियम हेनरी फॉक्स टेलबार्ट ने उसकी मदद से कैमरे के लिए कागज की फिल्म बना डाली। सेल्यूलाइड की फिल्म बनाने का विचार H. गाइविन को आया। उधर 1888 में कोडक बॉक्स कैमरा बाजार में आ गया। 1930 के आसपास रंगीन फिल्मों का चलन फोटो खींचने में होने लगा। 2 फरवरी 2004 फिल्म चलती फिरती तस्वीरें तैयार करने का सिद्धांत बेल्जियम के जोजफ एंटोनी फर्डिनांड प्लेट का है। उसने अपने शोध पत्र में बताया कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों के सामने से हर सेकंड 16 चित्र गुजारे जाएं तो उनमें गति दिखाई देगी। उन्होंने इसे स्टोहोस्कोपिक प्रभाव कहा और 1832 में एक मशीन भी बना डाली। फेनाकिस्टोस्कोप नामक मशीन जब बनी, उसी समय जर्मनी के साइमन स्थिर वान स्टेम्फर न स्ट्रोहोस्कोप बनाने की घोषणा कर डाली। इन सभी मशीनों को लोगों ने नए खिलौना के रूप में देखा। इसके बाद कोडक, ईस्टमैन डिक्सन और एडिसन ने सिनेमा की शुरुआत की। 1891 में काइनेटोस्कोप और काइनेटोग्राफ मशीनों ने तहलका मचा दिया।
1895 में दो फ्रांसीसी भाइयों अगस्त मेरी लईस निकोलस ल्यूमियर और लईस जान न सिनेमेटोग्राफ की मदद से पेरिस की गलियों में सिनेमा की धूम मचा दी। उनकी पहली प्रसिद्ध फिल्म है स्टेशन पर ट्रेन का आगमन, द अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट अ स्टेशन। एक अन्य फिल्म भिश्ती ने का अन्य फिल्म छिड़काव किया स्प्रिंकलर स्प्रिंकल्ड भी लोकप्रिय हुई। 2 फरवरी 2005 रेडियो फिल्मों के निर्माण के अलावा वैज्ञानिक आवाज के प्रसारण की तरकीबें भी खोज रहे थे। हेनरिक कर्टज और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की गुगलिनो नारकाना न रेडियो तरंगों के माध्यम से खोजों के आधार पर इटली के संदेश भेजने में सफलता पाई। 1901 में उन्होंने अटलांटिक महासागर के पार संदेश भेजकर तहलका मचा दिया। मार्कोनी को 1909 में नातिका का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मार्कोनी की तरकीब ने केबल तार से मुक्ति दिलाई। समुद्री जहाजों ने संचार के लिए उसे अपना लिया। इसी बीच लंदन के एक प्रोफेसर एम्बरोज फ्लेमिंग ने एक रेडियो ट्यूब बना डाली। 1904 में विकसित इस नला को डायोड नाम दिया गया। इसकी मदद से संदेशों को प्रवर्धित, मजबूत करने में सहायता मिली। उधर अमेरिका में लीडी फॉरेस्ट ने एक और अच्छी रेडियो ट्यूब ट्रायोड बनाकर आवाज और संगीत को प्रसारित करने का पहला रेडियो स्टेशन खोलकर 1908 में फोनोग्राफी कंसर्ट फ्रांस में प्रसारित किया। 1910 में न्यूयॉर्क के गिने-चुने रेडियो सेटों पर मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस से सीधा प्रसारण सुना गया। 2 फरवरी 2006 टेलीविजन आवाज की तरह चित्रों को रेडियो तरंगों से भेजने का सपना भी 19वीं सदी में ही देखा गया। बोस्टोनी के जॉर्ज गारे ने 1875 में यह पाया कि चित्रों को बिंदुओं में तोड़कर विद्युत संकेतों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। अगले 10 सालों के भीतर पाल निपकोव, जर्मनी, ने एक यंत्र का पेटेंट ले लिया। 1925 में जे.ए. बायर्ड, इंग्लैंड, ने टेलीविजन बना डाला। उधर अमेरिका में व्लादिमीर के ज्वारकिन ने आइकोनोस्कोप का पेटेंट ले डाला। 30 अप्रैल 1939 को एक व्यापारिक मेले में न्यूयॉर्क के दर्शकों ने पहली बार टेलीविजन देखा। सैटेलाइट से टेलीविजन के जुड़ने से आज यह माध्यम व्यापकतम क्षेत्रों में उपलब्ध है। 2 फरवरी 2007 इंटरनेट, दूरसंचार और कंप्यूटर के समावेश के साथ ही इंटरनेट माध्यम का भी उदय हुआ है। दुनिया भर में हाल ही में इंटरनेट का व्यापक विस्तार हुआ है। भले ही भारत में अभी इंटरनेट की पहुंच बहुत कम लोगों तक हो, लेकिन यही एक ऐसा माध्यम है जिस पर कोई व्यक्ति विशेष भी अपनी वेबसाइट स्थापित कर सकता है। तमाम सरकारों बटा संगठनों की अपनी वेबसाइटें हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। आज तमाम बड़े समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। 2.3 जनसंचार क्षमता और प्रभाव, इसमें कोई शक नहीं कि जनसंचार की क्षमता अपार और प्रभाव अचूक है। जनसंचार समाज को सीधे प्रभावित करता है। जो समाज जनसंचार के आधुनिकतम साधनों से लैस होता है, वह समाज बटा व्यक्ति दूसरों से आगे बढ़ जाता है। बेतार के तार से कंप्यूटर तक की यात्रा मनुष्य के विकास की ही कहानी कहती है। आइए देखें हमारे देश में जनसंचार माध्यमों का क्या हाल है। 2 मार्च 2001 परिदृश्य, 1 अरब से अधिक लोगों की आबादी वाले हमारे देश में लगभग 52% से अधिक लोग साक्षर हैं। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हमारे यहाँ 19वीं सदी में प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका तीव्र विकास 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुआ। भारत में पत्रकारिता के पितामह जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट 1780 और पंडित जुगल किशोर शुक्ल के साप्ताहिक उदंत मार्तंड 1826 ने पत्रकारिता के जो बीज बोए थे, उनके अच्छे परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। आज देश में 40 से ज्यादा ऐसे अखबार हैं जो 100 सालों से छप रहे हैं। 55,000 से ज्यादा पत्र पत्रिकाओं की लगभग 11.5 करोड़ प्रतियां हमारे देश में बिकती हैं।
1936 में विधिवत शुरू हुए ऑल इंडिया रेडियो, अब आकाशवाणी, ने 214 केंद्रों की मदद से देश की 99.13% आबादी तक अपनी पहुंच बना ली है। उसके 24 भाषाओं और 146 बोलियों के विभिन्न कार्यक्रम सुने जाते हैं। 1959 से प्रारंभ हुए दूरदर्शन के अब 1314 ट्रांसमीटर और 56 कार्यक्रम निर्माण केंद्र हैं। केबल टीवी, वीडियो और सैटेलाइट चैनलों का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। लगभग 2.5 करोड़ घरों में केबल टीवी के कनेक्शन हैं। CNN, BBC, स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, VG, सन, एशियानेट और ATN सरीखे 100 से अधिक चैनल देश में देखे जा सकते हैं, जिनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यही हाल सिनेमा का है। दादा साहब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र अरदेशर ईरानी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से शुरू हुई फिल्म यात्रा अब काफी आगे बढ़ चुकी है। हमारे देश में हर साल करीब 800 फिल्में बनती हैं। उनमें से करीब 200 फिल्में हिंदी की होती हैं। 2 मार्च 2002 जनसंचार की क्षमताएं। जनसंचार का विकास समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ। प्रारंभ से ही मनुष्य को ऐसे साधनों की आवश्यकता रही है जो उसके परिवेश की चौकसी कर खतरों और अवसरों की जानकारी दे सके, जो विचारों और तथ्यों को दूर दूर तक फैला सकें, लोगों को सामूहिक निर्णय लेने में सहायता दे सके, जो समाज की विरासत, परंपरा और अपेक्षाओं को जिंदा रख सके। हर समाज को ऐसे साधनों की भी जरूरत पड़ती है जो अधिकांश लोगों को उनके परिवेश और विश्व भर की जानकारियों से अवगत रख सकें और साथ ही उनका मनोरंजन कर सके और व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी सहायक हो। प्रारंभ में ये कार्य चौकीदारों, पंडितों, शिक्षकों, व्यापारियों और सामाजिक पंचायतों के माध्यम से परे होते थे। अब जनसंचार के आधुनिक माध्यम इन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। जनसंचार मुख्य रूप से 3 काम करता है: परिवेश की चौकसी, परिवेश की प्रतिक्रिया में समाज के विभिन्न अंगों का समन्वय तथा सामाजिक विरासत का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा जैसे जनसंचार के माध्यम इन भूमिकाओं को कारगर ढंग से निभाने की क्षमता रखते हैं। परिवेश की चौकसी के लिए सूचनाओं और समाचारों, विश्लेषणों और टिप्पणियों का सहारा लिया जाता है। दिशानिर्देशों, शिक्षा और प्रेरणा के कार्यक्रम समाज के विभिन्न अंगों को एकजुट होकर समस्या का समाधान करने की प्रेरणा देते हैं। लोकगीतों, कहावतों, कथा, कहानियों और लेखों तथा वार्ताओं के अतिरिक्त फिल्मों आदि के माध्यम से सामाजिक विरासत का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। 2 मार्च 2003 जनसंचार का प्रभाव। जनसंचार की क्षमताओं पर नजर डालने के बाद आइए अब उनके पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन करें। जनसंचार साधनों की असीमित क्षमताओं को देखते हुए उनके व्यापक प्रभाव के बारे में भी कई धारणाएं रही हैं। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंचार से हमारे सोच, बोध, रवैये, जीवन मूल्यों और व्यवहार में बदलाव आता है। यह बदलाव सकारात्मक, समाज के उत्थान, और नकारात्मक, असामाजिक, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जनसंचार विशेषज्ञ विल्वर श्रम का मानना है कि जनसंचार माध्यम क्षितिजों का विस्तार कर सकते हैं। वे लोगों को वह देखने सुनने की सुविधा देते हैं जहां वे कभी नहीं गए, और ऐसे लोगों को पहचानने लगते हैं जिनसे कि वे कभी नहीं मिले। जनसंचार माध्यम का सकारात्मक प्रभाव यह है कि लोग राष्ट्रीय विकास और नवनिर्माण में आसानी से रुचि लेने लगें। नकारात्मक प्रभाव के फलस्वरूप हिंसा, आपराधिक गतिविधियों और इन सबसे बढ़कर सांस्कृतिक विकृतियों को बढ़ावा मिल सकता है। जनसंचार माध्यमों के प्रभावों को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंचार वास्तव में उतने प्रभावी नहीं हैं जितना कि उन्हें समझा जाता है। अनेक कारक और प्रतिक्रियाएं उनके प्रभावों का निर्धारण करती हैं।
5 प्रमुख कारक हैं। 1 परिवेश, 2 विषयवस्तु, 3 माध्यम, 4 दर्शक श्रोता पाठक एवं 5 अंतःक्रिया। इनके फलस्वरूप 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। 1 उत्तेजना अथवा जागरूकता, 2 लघु अवधि प्रभाव एवं 3 दीर्घावधि पुष्ट प्रभाव। 2.4 समाचार पत्र और पत्रिकाएं पौराणिक ग्रंथों का सहारा लें तो दुनिया में एक तरह से पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय नारद मुनि को जाता है। कहते हैं उन्होंने तीनों लोकों में घूम फिरकर खूब खबरें एकत्र की और उन्हें देवलोक तक पहुंचाया। नारद के समय में समाचार पत्र नहीं थे। समाचार पत्रों का जन्म गुटेनबर्ग के छापाखाने के बाद हुआ। दुनिया का पहला अखबार अविसा रिलेशन आर्डर जितुंग है। 1609 में जर्मनी में प्रकाशित इस अखबार की एक प्रति आज भी सुरक्षित है। ब्रिटेन में साप्ताहिक टोरंटो के प्रकाशन के साथ 1621 में समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। वहां का पहला दैनिक दली कूरंट 11 मार्च 1702 को छापना प्रारंभ हुआ। अमेरिका का पहला अखबार 1870 में निकला और रूस में समाचार पत्रों की शुरुआत 1703 में हुई। हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिकी ने की। उन्होंने 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन प्रारंभ किया। हिकी के गजट ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को काफी परेशानी में डाला। केवल 2 साल में ही वह बंद हो गया। हिकी गजट के मुकाबले पीटर रीड ने एक अखबार निकाला जो 50 साल तक निकला। इंडियन गजट नामक यह अखबार 1780 में ही निकला। उधर मद्रास में मद्रास कुरियर का प्रकाशन 1785 में प्रारंभ हुआ। बॉम्बे हेराल्ड मुंबई से 1789 में निकला। पत्रिका की शुरुआत भी बंगाल से ही हुई। पहला मासिक दिग्दर्शन 1818 में निकला। यह बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, बंगला और हिंदी में छपती थी। दिग्दर्शन बाद में साप्ताहिक समाचार दर्पण में बदल गया। श्री गंगाधर भट्टाचार्य पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से ही निकाला। लिथोप्रेस में छपने वाले इस साप्ताहिक का नाम था उदंत मार्तंड। कोलकाता से ही राजा राम मोहन राय ने 4 भाषाओं का अखबार बंगदूत 1829 में निकाला। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयत्न से बनारस अखबार छपना प्रारंभ हुआ। इंदौर से मालवा अखबार 1849 में निकला। बनारस से ही सुधाकर का शुरू हुआ। इसके बाद तो अनेक समाचार पत्र निकले। कवि वचन सुधा, बुद्धि प्रकाश, ग्वालियर गजट, सर्व हितकारक, प्रजाहितैषी, धर्म प्रकाश, रतन प्रकाश और वृतांत विलास जैसे पत्र निकले। हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधावर्षन 1854 में प्रारंभ हुआ जो 1868 तक चला। उसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। प्रकाशन 1850। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशन की कहानी काफी दिलचस्प है। शिशिर कुमार घोष और उनके भाइयों ने 1868 में 32 रुपए खर्च करके लकड़ी का एक पुराना यंत्र खरीदा और जैसूर, अब बांग्लादेश में, के अमृत गांव से एक पाक्षिक पत्रिका शुरू की। नाम था अमृत प्रवाहिनी। भाई बसंत कुमार के निधन के बाद शिशिर कुमार और हेमंत कुमार ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में प्रारंभ किया। 1891 में वह दैनिक हो गया और बाद में कोलकाता से निकलने लगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा 1867 में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में निकाली। भारत मित्र कोलकाता में 1877 में पाक्षिक के रूप में छपा। 1911 में वह दैनिक हो गया। पर अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बाबूराव विष्णु पराड़कर और बालमुकुंद गुप्त जैसे पत्रकारों ने उसमें काम किया। अधर मुंबई में 1861 का साल महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
बम्बई टाइम्स, कुरियर, स्टैंडर्ड और टेलीग्राफ ने आपस में विलय कर लिया और टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू हो गया। इलाहाबाद से पॉयनियर, लाहौर से गजट और कोलकाता से स्टेट्समैन का प्रकाशन होने लगा। सिविल एंड मिलिट्री, सिविल एंड तमिलनाडु में 1875 में मद्रास मेल और हिंद की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी जैसे अखबार निकाले। यह 1880 की बात है। कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह ने लंदन से हिंदुत्थान दैनिक निकालने की घोषणा 1883 में की। 1885 में वह कालाकांकर से ही निकलने लगा। 1860 में अरविंद घोष ने वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से अंग्रेजी में लीडर 1909 निकाला। 1919 में यंग इंडिया अंग्रेजी और नवजीवन गुजराती में निकला। संपादक थे महात्मा गांधी। बाद में हरिजन का प्रकाशन भी शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप कानपुर से 1913 में निकला। उधर पर माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से कर्मवीर 1919 निकाला, जो 1925 में खंडवा पहुंच गया। 1925 में ही आगरा से सैनिक का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की। वे निरंतर 8 वर्ष तक उसके अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद देश में पत्र-पत्रिकाओं का विस्तार तेजी से हुआ। अनुमान है कि देश में अब 45,000 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं निकल रही हैं। 40 से ज्यादा ऐसे अखबार हैं जो पिछले 100 सालों से निरंतर छप रहे हैं। गुजराती दैनिक बॉम्बे समाचार तो संभवतः एशिया का सबसे पुराना दैनिक है। यह 1822 से निरंतर निकल रहा है। कुल मिलाकर करीब 5,000 दैनिक निकलते हैं। साप्ताहिकों की संख्या भी 18,000 से ऊपर है। 14,000 से ऊपर मासिक पत्रिकाएं छपती हैं। पत्र-पत्रिकाओं की लगभग 6.5 करोड़ प्रतियां बिकती है। मलयाला मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, इंडियन एक्सप्रेस, मातृभूमि, द हिंदू, इनाडू, आनंद बाजार पत्रिका, संदेश, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, डेली थांठी, राजस्थान पत्रिका, नवकाल और लोक सत्ता जैसे समाचार पत्र बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। मलयाला मनोरमा तो रोजाना लगभग 7.5 लाख प्रतियां बेचता है। लोक सत्ता की प्रसार संख्या 2.25 लाख के आसपास होगी। पाक्षिकों में इंडिया टुडे सबसे ज्यादा बिकती है। गृहशोभा और मनोहर कहानियां भी क्रमशः दूसरे और तीसरे क्रम पर हैं। उनकी प्रसार संख्या भी 3 लाख से ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार के बावजूद लोगों में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। यह एक अच्छा संकेत है। इस संदर्भ में प्रेस में निरंतर प्रबल होता यह रुझान भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय भाषाओं में क्षेत्रीय स्तर पर निकलने वाले समाचार पत्र दिनोंदिन मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हिंदी दैनिक अपनी प्रसार संख्या को लेकर चिंतित हैं। 2.5 रेडियो और ट्रांजिस्टर, माइकल फैराडे, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल और हेनरिक हर्ट्ज की खोजों के आधार पर इटली के मार्केस गुग्लिनो मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी की खोज की। यह 1869 की बात है। सरकोनी ने वायरलेस टेलीझाड़ी की खोज की। यह शब्दों के सीधे प्रसारण का श्रेय नाथन बी स्टबलफील्ड को जाता है। उसने अमेरिका के मरे शहर के एक भीड़ भरे चौराहे पर 1892 में बिना किसी तारों की सहायता के आवाज का प्रसारण करने में सफलता पाई। वैसे पहला विज्ञापित प्रसारण 23 दिसंबर 1906 को हुआ। भौतिकी के एक प्रोफेसर रेजिनाल्ड आबे फेसेंडन ने मैसाचुसेट्स में 420 फुट ऊंचे एक खंबे से प्रसारण कर सभी को चकित कर दिया। ब्रिटेन में पहला प्रायोगिक प्रसारण ट्रांसमीटर 1919 में लगा। इसे मार्कोनी वर्क्स ने चम्सफोर्ड, इसेक्स में लगाया।
1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी। उधर अमेरिका में 1920 में पिट्सबर्ग में KDKA ने व्यावसायिक प्रसारण शुरू कर दिए थे। हमारे देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कुछ शौकिया लोगों ने की। मुंबई प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड की फरमाइश पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से संगीत का विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। मुंबई का यह कार्यक्रम 175 किलोमीटर दूर पुणे में उन्होंने पूरी दिलचस्पी से सुना। रेडियो क्लब बंगाल ने कोलकाता में नवंबर 1923 में प्रसारण प्रारंभ किया। बॉम्बे रेडियो क्लब जून 1924 में शुरू हुआ। इसके पहले मई 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब गठित हो गया। उसने जुलाई में प्रसारण प्रारंभ किया। हमारे देश में व्यावसायिक स्तर पर रेडियो प्रसारण का काम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने मुंबई में 23 जुलाई 1927 से शुरू किया। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भारी घाटे के कारण बंद हो गई। सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उसे फिर शुरू किया। यह सेवा भी बमुश्किल 1.5 साल चली। 10 अक्टूबर 1931 को उसे बंद करने की घोषणा हो गई। जन दबाव के कारण 23 नवंबर 1931 को उसे फिर शुरू करना पड़ा। उधर मैसूर में मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल स्वामी ने आकाशवाणी के नाम से एक शौकिया प्रसारण केंद्र बनाया। इसी बीच सरकार ने लियोनेल फील्डेन को भारत में प्रसारण का कंट्रोलर नियुक्त किया। 30/08.1935 फील्डेन ने पहला प्रसारण केंद्र 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में स्थापित कराया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। धीरे धीरे केंद्रों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई। आज़ादी के बाद देश के बंटवारे के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो का बंटवारा भी हो गया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, लखनऊ और तिरुचि केंद्र भारत को मिले। लाहौर, पेशावर और ढाका के केंद्र पाकिस्तान को सौंप दिए गए। आज़ादी के समय हमारे देश में करीब 2.25 लाख रेडियो सेट थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ऊपर है। आकाशवाणी के 214 केंद्र लगभग 99.13% आबादी तक अपने कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। रेडियो सेटों की संख्या एक आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है, लेकिन आमतौर पर इनकी गिनती बिक्री के आधार पर की जाती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि रेडियो देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंच रहा है। निश्चय ही रेडियो के संकेत 99.13% आबादी को उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उनके पास रेडियो सेट न हो तो संकेतों की उपलब्धता कोई अर्थ नहीं रखती। निःसंदेह रेडियो एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पैठ है, लेकिन इस पैठ का सही मूल्यांकन करने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रसारण प्रणाली है, 1 राष्ट्रीय, 2 क्षेत्रीय और 3 स्थानीय लोकल। ये केंद्र लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत और उच्चरित शब्द, नाटक, रूपक, वार्ता आदि प्रसारित करते हैं। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन इनका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त विदेश प्रसारण सेवा भी है। यह सेवा 27 भाषाओं में अंग्रेजी, 10 विदेशी भाषाओं और 17 भारतीय भाषाओं में नियमित प्रसारण करती है। ये प्रसारण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक देशी में सुने जाते हैं। समाचार सेवा प्रभाग 19 भाषाओं में 88 समाचार बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त 4 प्रादेशिक समाचार इकाइयां रोजाना 137 क्षेत्रीय और 7 विदेश समाचार बुलेटिन तैयार करती हैं। समाचार सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए 24 भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।
विविध भारती और विज्ञापन प्रसारण सेवा सीबीसी के 32 केंद्र हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास और कोलकाता के अतिरिक्त पणजी, गोवा में एम की मेट्रो सेवा है तथा वहां स्टीरियो प्रसारण होता है। जालंधर में मोनो एम सेवा प्रारंभ हुई है। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद तथा जम्मू और श्रीनगर में युववाणी के अलग चैनल हैं। 21वीं सदी में आकाशवाणी का स्वरूप कैसा होगा? क्या टेलीविजन चैनलों के असीमित विस्तार के कारण रेडियो की जरूरत नहीं रहेगी? रेडियो के विस्तार की दिशा में कदम उठाए गए हैं और प्राइवेट एम चैनलों की स्थापना की गई है। विकसित देशों में यह संक्रमण काल पहले आ चुका है। वहां के अनुभवों से पता चलता है कि रेडियो की आवश्यकता घटी नहीं है। अमेरिका में आज भी 10,000 से अधिक रेडियो केंद्र चल रहे हैं। हमारे देश में भी रेडियो के श्रोता सदैव बने रहेंगे। दरअसल समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के बीच भले ही एक तरह की प्रतियोगिता हो, लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कोई भी दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन लोगों की मीडिया आदतों में परिवर्तन तो आ ही रहा है। सवाल यही है कि टेलीविजन के धमाकेदार आगमन के उपरांत समाचार पत्र और रेडियो अपने को कैसे उपयोगी बनाए रखें। विकसित देशों में इनका महत्व बना हुआ है, लेकिन प्रतियोगिता का सामना तो करना ही पड़ रहा है। 2.6 टेलीविजन 1880 के दशक में जब रेडियो भी अपनी शैशव अवस्था में था, वैज्ञानिक चित्रों के प्रसारण का सपना देख रहे थे। जर्मनी में पालन निपकोव ने घूमती चक्री और फोटो इलेक्ट्रिक सेल की मदद से चित्र संकेत प्रसारित करने का यंत्र बनाया। जर्मनी के ही फर्डिनांड ब्राउन ने कैथोड रे ट्यूब बनाई जो प्रकाश की तीव्रता को विद्युत संकेतों में बदल सकती है। इलेक्ट्रॉनों की बौछार से वह चमक उठती है। इसी नली ने टेलीविजन की नींव रखी। आगे की खोजें यूरोप और अमेरिका में हुई। इस शताब्दी के प्रारंभ में जॉन लॉगी बेयर्ड ने पहला टेलीविजन चित्र प्रसारित कर तहलका मचा दिया। बाद में ब्रिटेन में मार्कोनी EMI प्रणाली और अमेरिका में RCA प्रणाली लोकप्रिय हुई। इन प्रणालियों की मदद से टेलीविजन पर साफ चित्र दिखाई देने लगे। चित्रों को रंगीन बनाने का सिलसिला भी अमेरिका में ही शुरू हुआ। पीटर गोल्डमार्क ने घूमती चक्री में कलर फिल्टर्स लगाकर रंगीन चित्र बनाने का प्रयास किया। 1953 में RCA कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से रंगीन चित्र प्रसारित करने का तरीका निकाला। हमारे देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। आकाशवाणी भवन, महानिदेशालय की 5वीं मंजिल पर एक छोटे से कमरे में स्टूडियो बनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन किया। दिल्ली में जब प्रायोगिक टेलीविजन सेवा प्रारंभ हुई तब यूनेस्को से प्राप्त सहायता से 21 सामुदायिक टीवी सेट दिल्ली और उसके आसपास की बस्तियों के लिए खरीदे गए। बाद में 45 सेटों की व्यवस्था और की गई। कुल मिलाकर करीब 100 टेलीक्लब बनना, जिसस हर क्लब में 20 से 25 सदस्य कार्यक्रम देख सकें। उस समय ज्यादातर शैक्षिक कार्यक्रम ही प्रसारित होते थे। टेलीविजन प्रसारणों का शैक्षिक स्वरूप 1961 में और अधिक निखरा। अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन और दिल्ली के शिक्षा महानिदेशालय ने एक परियोजना शुरू कर 250 स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाए। 1965 से शिक्षा के साथ मनोरंजन और सूचना समाचार की भी बढ़ावा दिया गया। 1967 में किसानों के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू हो गया। मुंबई में टेलीविजन केंद्र की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई। 26 जनवरी 1973 को श्रीनगर केंद्र प्रारंभ हुआ। अमृतसर में 1973 में यह सेवा प्रारंभ हो गई। उधर कोलकाता का दूरदर्शन केंद्र 8 अगस्त 1975 को शुरू हुआ। मद्रास, अब चेन्नई,
15 अगस्त 1975 तथा लखनऊ केंद्र 27 नवंबर 1975 को प्रारंभ हुए। दूरदर्शन और उपग्रह में तालमेल ATS-6 उपग्रह के माध्यम से हुआ। एक समझौते के अधीन अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976 की अवधि के लिए यह उपग्रह हमें उपलब्ध कराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कार्यक्रम तैयार किए। ये कार्यक्रम साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन के नाम से प्रसारित हुए। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2400 गांवों में यह प्रयोग चला। साइट परियोजना आगे भी चलती रहे, इसके लिए जयपुर, राजस्थान, रायपुर, मध्य प्रदेश, गुलबर्गा, कर्नाटक, संबलपुर, उड़ीसा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मुजफ्फरपुर, बिहार में ट्रांसमीटर लगाए गए। 1975 में ही अहमदाबाद के पिज क्षेत्र में एक छोटा ट्रांसमीटर लगाया गया। 1976 में दूरदर्शन का अलग महानिदेशालय बनाकर उसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह की स्थापना के कारण काफी चर्चा रही। एक मौसम उपग्रह भी छोड़ा गया। उधर माइक्रोवेव प्रणाली भी तेजी से फैली। इनसेट कार्यक्रम ने दूरदर्शन के विस्तार को काफी गति दी। 15 अगस्त 1982 को देश में रंगीन प्रसारण के माध्यम से 21 दूरदर्शन केंद्रों के दर्शकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भाषण देते हुए देखा और सुना। हमारे देश में दूरदर्शन के विस्तार को एशियाड 82 ने भी काफी बढ़ावा दिया। इस दौरान त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, ऐजॉल, गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, अगरतला, शिलांग, ईटानगर, पटना, भोपाल, शिमला, गंगटोक, सूरतगढ़, जम्मू, पोर्ट ब्लेयर, काकीनाडू, देवरिया, इंदौर और मालवा में कम शक्ति के अनुप्रसारण रिले केंद्र खोले गए। दूरदर्शन के अब 1314 ट्रांसमीटर और 56 कार्यक्रम उत्पादन केंद्र हैं। उसकी पहुंच 69% इलाके और 86% आबादी में है। दूरदर्शन के अनेक चैनल हैं। समाचार, महानगरों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अलग अलग चैनल हैं। सैटेलाइट चैनलों को केबल के माध्यम से देखा जा सकता है। हमारे देश में अब तक केवल दूरदर्शन को ही स्थानीय टेरेस्ट्रियल प्रसारण का अधिकार है। इस तरह दूरदर्शन स्थानीय और सैटेलाइट दोनों ही प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपलब्ध है। बाकी सभी चैनल केवल सैटेलाइट चैनल हैं। DD1 की पहुंच 79.3 मिलियन घरों और DD-2 की पहुंच 42.3 मिलियन घरों तक है। केबल टीवी भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। केबल टीवी ऑपरेटर 1 करोड़ से ज्यादा घरों में केबल के माध्यम से CNN, BBC, स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, जी, सन, एशियानेट और ATN जैसे चैनलों को दिखा रहे हैं। आजकल DRS डायरेक्टर रिसीविंग सेट की भी चर्चा है। अगर उनकी अनुमति मिल गई तो दुनिया के किसी भी चैनल के कार्यक्रम घर बैठे देखने को मिलने लगेंगे। अब महानगरों में भी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के जरिए ही पे चैनल देखे जा सकेंगे। 2.7 केबल, वीडियो और सैटेलाइट चैनल दूरदर्शन के चैनलों को मिलाकर हमारे 100 चैनल उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या परिदृश्य प्रसारण तरंगों में उदारीकरण के कारण हमारे देश में सैटेलाइट, उपग्रह, टेलीविजन चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। यहां अब किसी स्थान पर 100-150 लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें दूरदर्शन के अलावा CNN, BBC, स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, ESPN, जैन, सन, एशियानेट, ATN, सोनी, होम टीवी, HBO आदि सम्मिलित केबल ऑपरेटरों में देश के 2.5 करोड़ घरों में डिश एंटीनाओं और तारों केबल की मदद से देशी विदेशी टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का काम संभाल रखा है। सरकार ने केबल टेलीविजन नियमन अध्यादेश 1994 के अधीनकार नियमों को लागू किया है, ताकि ऑपरेटर मनमाने ढंग से कार्यक्रम और फिल्म न दिखा सकें।
इसके अलावा केबल रेगुलेशंस एक्ट भी बनाया गया है। कई अन्य नियम कानून भी सरकार के विचाराधीन हैं। इनका संबंध विदेशी विनियमों और अपलिंकिंग से है। केबल टीवी और उपग्रहों से उपलब्ध कार्यक्रमों के अतिरिक्त दर्शक कुछ कार्यक्रम अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार मनोवांछित समय पर देखना पसंद करते हैं। ऐसे दर्शकों ने वीसीआर पर वीडियो कैसेट देखने का प्रबंध कर रखा है। व्यक्तिगत वीसीआर और वीडियो कैसेटों के अलावा अब ये किराए पर भी उपलब्ध हैं। अनेक वीडियो लाइब्रेरियां काफी सफलतापूर्वक चल रही हैं। सैटेलाइट टेलीविजन आने से पहले वीडियो पार्लर का चलन बहुत हो गया था, लेकिन ढेरों सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के आने के बाद इनका कारोबार कम हुआ है। चौथे राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 4 महानगरों में से दिल्ली में वीडियो देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली में करीब 47% लोग वीडियो के शौकीन हैं। मद्रास में 33.7% लोग वीडियो देखते हैं। कोलकाता इस मामले में सबसे पीछे है। वहां केवल 19% लोग वीडियो देखते हैं। क्षमताएं केबल टेलीविजन में फिल्मी मनोरंजन के अलावा और भी क्षमताएं हैं। केबल टेलीविजन स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यक्रम बनाकर दिखा सकते हैं। सिटी केबल ने इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार कर ऑन द स्पॉट कार्यक्रम में प्रसारित करना शुरू किया है। स्थानीय प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज और नाटक आदि के लिए मंच प्रदान करने का काम भी केबल टीवी कर सकता है। स्थानीय विज्ञापनों के लिए भी वे उपयोगी हैं। हाल ही में टीवी और सहारा जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने बड़ी संख्या में क्षेत्रीय चैनल शुरू किए हैं, जिनमें स्थानीय समाचार ही मुख्य रूप से कवर किए जाते हैं। आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने अपनी नीतियों और विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए केबल टीवी का कारगर इस्तेमाल किया है। प्रभाव केबल टेलीविजन का प्रभाव जानने से पहले यह जानना रोचक होगा कि लोग उसका कनेक्शन क्यों लगवाते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार मनोरंजन की व्यापक चुनाव सुविधा इसका प्रमुख कारण है। 87.31% लोगों ने उसी आधार पर केबल कनेक्शन लिया। 45.38% और अधिक फिल्में देखने के लिए केबल पर निर्भर हैं। बेहतर समाचारों और जागरूकता के लिए भी केबल कनेक्शन लिए गए। पाश्चात्य संगीत और विदेशी धारावाहिकों का लालच और बच्चों का दबाव अन्य कारण हैं। केबल टीवी के कारण लोगों की दिनचर्या में भी परिवर्तन आए हैं। खाने पीने की आदतें बदली है। बच्चों का गृह कार्य, खेल की आदतें, खर्च की प्रवृत्ति, वेशभूषा और बोलचाल का ढंग भी बदला है। केबल टीवी के कारण 70% लोग अब सिनेमाघर नहीं जाते, रेडियो नहीं सुनते और पत्र-पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी हैं तो सरसरी निगाहों से लोगों के यहां आना जाना घटा है। आपसी संवाद कम हुआ है। केबल टीवी के अधिकांश दर्शकों का मानना है कि आम जीवन में अश्लीलता, हिंसा, छेड़छाड़, अपराध के अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। उधर सामाजिक मुद्दा, रायों, राजनीतिक गतिविधियों, व्यक्तित्वों, विकास कार्यक्रमों, साफ सफाई और जगार के अवसरों के बारे में जागरूकता और चेतना जागृत करने में भी केबल टीवी सहायक है। मुक्त बाजार की स्थिति में हर चैनल ऐसे कार्यक्रमों को ही महत्व देता है जो काफी लोगों द्वारा देखे जाते हों। मार्केट रेटिंग के आधार पर ही वे विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। इस बाजारू होड़ का एक परिणाम यह होता है कि पॉपुलर और पॉपुलिस्ट के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। टेलीविजन जहां एक ओर सबसे प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभरा है, वहीं दूसरी ओर इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि अभी तक यह अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से परिभाषित नहीं कर पाया है। इससे कभी कभार यह सतीपन का शिकार होता है। 2.8 सिनेमा,
सिनेमा की कहानी विज्ञान के विकास की कहानी से जुड़ी है। यूरोप में चित्रों को बड़ा बनाकर पर्दे पर दिखाने के प्रयास सदियों से होते रहे हैं। लियोन अल्बर्टी का कैमरा ल्यूसिडा, लियोनार्दो दा विंसी की तर्ज पर गियाम बातिस्ता डेला पोर्टो का कैमरा ऑब्सक्यूरा और अथेसियस किर्थर की मैजिक लैटर्न 1646 इनमें प्रमुख हैं। इन युक्तियों की मदद से रेखाचित्रों के स्थिर चित्र ही पर्दे पर देखे जा सके। चलते फिरते चित्रों की फिल्मों के निर्माण के लिए फोटोग्राफी के विकास, मोशन पिक्चर कैमरों के विकास, प्रवर्धन, प्रोजेक्शन तकनीकों के विकास के आधार पर समन्वित तकनीकें सिनेमेटोग्राफी के रूप में विकसित हुई। बेरान फ्रांस वान यूकेशियस ने 1853 में चलती फिरती छवियों को पर्दे पर दिखाने में सफलता पाई। 1890 के दशक में थॉमस अल्वा एडिसन और थॉमस आर्मट ने अमेरिका में मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट बनाया। उधर फ्रांस में अगस्ट और लुईस ल्यूमेरे बंधुओं को इस दिशा में सफलता मिली। इस समय चलती फिरती तस्वीरों के रेखाचित्र ही बनते थे। 1839 में नाइस्फोर नीप्से और लुईस जे एम डेग्यूरे ने कॉपरप्लेट फोटोग्राफी में सफलता पाई। एडवर्ड मायाब्रिज ने 1877 में दौड़ते घोड़े की विभिन्न मुद्राओं के चित्र कई कैमरों की मदद से खींचे। 1882 में डॉक्टर ईजे मरे ने फोटोग्राफिक गन बनाई जिसकी मदद से चित्रों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की जा सकती है। थॉमस अल्वा एडिसन के एक सहायक विलियम डिक्सन ने रोल फिल्म वाला कैमरा बनाने में सफलता पाई। यह फिल्म हेन्नीबाल गुडविन ने विकसित की थी। 1891 में एडिसन ने फोटो खींचने के लिए काइनेटोग्राफी और देखने के लिए काइनेटोस्कोप का पेटेंट लिया और लघु फिल्में बनाई। बाद में उसने वाइटास्कोप प्रोजेक्टर बनाकर न्यूयॉर्क के कोस्टर और बायल म्यूनिक हॉल में पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्म का प्रदर्शन किया। यह 23 अप्रैल 1896 की बात है। शुरू में अराइवल ऑफ पेरिस एक्सप्रेस, केसर विल्हेम रिव्यूइंग हिल उक्स 8 टेम्पा दे जैसी 1 मिनट से भी कम अवधि की फिल्में बनी। 1896 में ही एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जॉर्ज मेलीज ने कथा की सिंड्रेला 1899 और ए ट्रिप टू द मून 1902 उनकी की फिल्में हैं। अमेरिका के एडविन एस पोर्टर ने विवरणात्मक नैरेटिव फिल्म बनाई। उनकी फिल्में द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन 1902 और ग्रेट रॉबरी 1903 काफी लोकप्रिय हुई। 1906 से 1916 तक का दशक चलचित्रों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों ने इसे ग्रिफिथ युग कहा है। डेविड वार्क ग्रिफिथ ने फिल्मों को एक नए माध्यम के रूप में विकसित किया। द एडवेंचर्स ऑफ डॉली 1908 से लेकर 2 ऑफ ए नेशन 1915 और इंटॉलरेंस 1916 जैसी सार्थक फिल्में बनाकर ग्रिफिथ ने उन्हें रंगमंच की विधा से अलग कर दिया। मैक्सेनेट और उसकी कीस्टोन कंपनी ने स्लैपस्टिक कॉमेडी, छड़ीमार हास्य को लोकप्रिय बनाया। चार्ली चैपलिन ने हास्य और व्यंग्य को नए आयाम अपने मूक अभिनय से दिए। 1905 में पहला स्थायी सिनेमाघर निकल ओडियन बना। एक निकल का सिक्का देकर कोई भी वहां फिल्म देख सकता था। 1910 तक 10,000 से ज्यादा ऐसे छोटे सिनेमाघर अमेरिका में चल निकले। वार्नर ब्रदर्स ने 26 अक्टूबर 1927 को पहली बोलती फीचर फिल्म द जॉर्ज सिंगर प्रदर्शित की। इसी के साथ टाकीज का युग शुरू हो गया। हमारे देश में फिल्म निर्माण की शुरुआत भी 1899 में ही हो चुकी थी। हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर, सावे दादा ने द रेशलर्स और मेन एंड संकी नामक लघु फिल्में बनाई। धुंडेराज गोविंद फाल्के, दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक मुख्य फिल्म बनाई। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में टाइटल्स दिए गए। यह फिल्म 3 मई 1913 को मुंबई में प्रदर्शित हुई। भारत की पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा, जिसका उद्घाटन 14 मार्च 1931 को खान बहादुर अर्देशर ईरानी ने किया था।
ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी के अलावा जो दिग्गज मैदान में थे उनके नाम हैं मदन थिएटर कोलकाता तथा मुंबई का कृष्णाटोन। मदन की पहली सवाक फिल्म में नाच और गाने थे। रंगमंच की प्रसिद्ध कलाकार मुन्नी बाई का लोकप्रिय गीत अपने मौला की मैं जोगन बनी भी इसी में था। मगर पृथ्वीराज कपूर, मास्टर विट्ठल, जुबेदा जगथेश सेठी तथा जिल्लोबाई की आलम आरा उस समय सुपरहिट हुई थी। 1931 में ही दक्षिण भारत में भी बोलती फिल्मों का युग आया। तेलुगु में भक्त प्रहलाद और तमिल में कालिदास बनी। 30 का दशक भारतीय फिल्मों की दृष्टि से सामाजिक क्रांति का दशक है। कि शांताराम की दुनिया न माने, आदमी और पड़ोसी, पीसी बरुआ की देवदास और मुक्ति, देवकी बोस की विद्याप्ति, नितिन बोस की बड़ी बहन, फ्रांज ऑस्टन की अछूत कन्या, महबूब की वतन, एक ही रास्ता और औरत ऐसी ही फिल्में हैं। 40 के दशक में ही शांताराम की फिल्म कोटनिस की अमर कहानी की चर्चा रही। सोहराब मोदी ने पुकार सिकंदर और पृथ्वी वल्लभ जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाकर दर्शकों को अतीत की गरिमा से जोड़ने का प्रयास किया। विजय भट्ट ने पौराणिक संदर्भों को उठाते हुए भरत मिलाप और रामराज्य का निर्माण किया। 50 के दशक में सत्यजीत रे ने मानवीय दस्तावेज के रूप में पाथेर पांचाली बनाई। यह दशक नवजागरण का दौर रहा। बिमल राय की 2 बीघा जमीन, महबूब का आन और मदर इंडिया, राज कपूर की बूट पॉलिश आवारा और जागते रहो और भी, शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ जैसी फिल्मों के अलावा बैजू बावरा, नया दौर, अनाड़ी, कानून और श्री 420 जैसी फिल्मों में राष्ट्रीय नवनिर्माण और बदलते परिवेश की झलक दिखाई देती है। 60 के दशक में के आसिफ की बड़े बजट और तामझाम की फिल्म मुगले आजम राजकपर की जिस देश में गंगा बहती है, दिलीप कुमार की गंगा जमुना, देव आनंद की गाइड, प्रमोद चक्रवर्ती की लव इन टोक्यो, रामानंद सागर की आरजू और आंखें, शक्ति सामंत की आराधना, गुरुदत्त की साहिब बीबी और गुलाम और मनोज कुमार की उपकार जैसी फिल्मों में प्रेम और देश प्रेम का संदेश मुखर रहा। 70 का दशक जहां एक ओर जानी मेरा नाम, हाथी मेरे साथी, मेरा गांव मेरा देश, पाकीज़ा, बॉबी, जुगनू, जंजीर, खून पसीना, हम किसी से कम नहीं, कभी कभी, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, धर्मवीर और अमर अकबर, एंथोनी जैसी विविध फिल्मों के लिए याद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यथार्थवादी सिनेमा, जिसे नव भारतीय सिनेमा कहा जाता है, का दौर प्रारंभ हुआ। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक ने भारतीय वास्तविकता को दिल की गहराइयों तक छू लेने वाली पैनी दृष्टि से उजागर किया। भुवन शोम, कोरस, मृग्या, कोमल गांधार, सुवर्ण रेखा, काबुलीवाला, गण देवता के अलावा सारा आकाश, दस्तक, अनुभव, आविष्कार, गर्म हवा, मंथन, निशान, भूमिका, जुनून, कलयुग और त्रिकाल जैसी फिल्में दर्शकों के लिए यादगार बन गई। आक्रोश, स्पर्श, चक्र, गमन और शोध के अतिरिक्त 36 चौरंगी लेन, दामुल और त्रिशक्ति भी नए सिनेमा की देन है। 80 का दशक यूं तो संगीतमय प्रेम कथाओं का दशक रहा, जिसमें मी इंडिया, नगीना, तेजाब, कयामत से कयामत तक, त्रिदेव, चांदनी और मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनी, किंतु राख और परिंदा जैसी फिल्में भी इसी दौर में बनी। 90 का दशक तड़क भड़क, द्व्यर्थी संवादों, देह प्रदर्शन, कामुक नृत्यों और हिंसा और अपराध को न्याय संगत सिद्ध करने वाली फिल्मों का दशक है। अंगार, शस्त्र, जीत, हिंदुस्तानी, ताकतवर, शेर दिल, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दिल जले, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्में इस दौर में बनी हैं। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अधीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हर साल फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है। हमारे यहाँ औसतन 800 फिल्में हर साल बनती हैं। उनमें से करीब 200 हिंदी फिल्में होती हैं। भारत में 52 विभिन्न भाषाओं में 27,000 से भी ज्यादा फीचर फिल्म और हजारों वृत्तचित्रात्मक लघु फिल्में बन चुकी हैं। भारत का फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। 2.9 जनसंचार के अन्य आधुनिक माध्यम, जनसंचार की नई प्रौद्योगिकी रोजाना विकसित हो रही है। उनके कारण जनसंचार के साधनों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
छपाई उद्योग को विकसित होने में सैकड़ों साल लगे थे, किंतु अब कंप्यूटरों के विकास के कारण क्रांति आ गई है। उपग्रहों ने प्रसारण का नक्शा ही बदल दिया है। माइक्रोवेव फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा अब एनडीटीवी, ऑप्टिकल डिस्क और ईडी, इलेक्ट्रॉनिक डार्करूम की चर्चा होने लगी है। 2 सितंबर 2001 कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंप्यूटरों ने जनसंचार के माध्यम से व्यापार और घर दोनों को ही बदल दिया है। उनका इस्तेमाल सूचना के स्थानांतरण, पैसों के लेन देन और कंप्यूटर खेलों, गेम्स के लिए होने लगा है। कंप्यूटरों का आकार भी किसी बड़े कमरे के बराबर हो सकता है। यह माइक्रोचिप के रूप में आपकी घड़ी और क्रेडिट कार्ड में भी मौजूद हो सकता है। लोग टाइपराइटरों के स्थान पर कंप्यूटरों से पत्राचार कर रहे हैं। कैलकुलेटरों की मदद से हिसाब किताब कर रहे हैं। लंबी दूरी के बावजूद घर बैठे कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है। खबरों को मनचाहे क्रम में और लेआउट में जमाया जा सकता है। अंतिम क्षणों में आवश्यक फेरबदल किया जा सकता है। 2 सितंबर 2002 इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सूचना के इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के कारण इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस, जिनमें वीडियो टेक्स्ट, ऑनलाइन डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, टेलीटेक्स्ट, केबल टेक्स्ट और ऑडियो टेक्स्ट जैसी सुविधाएं अब सामान्य हो गई हैं। सीडी रोम अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के माध्यम से पूरी पुस्तक अथवा समाचार पत्रों को कॉम्पैक्ट डिस्क में भरना संभव हो गया है। प्रकाश की किरणों से चलने के कारण ये आसानी से खराब नहीं होती। उधर फैक्स समाचार पत्र भी विदेशों में उपलब्ध होने लगे हैं। अब फैक्स मशीन के जरिए घर बैठे अखबार की मुख्य खबरें मिल जाती हैं। 2 सितंबर 2003 उपग्रहों ने पूरी दुनिया को एक छोटे से कस्बे में बदल दिया है। रेडियो, टेलीविजन, मौसम संबंधी जानकारियां और अन्य सूचनाएं उपग्रहों के कारण कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। अब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट (डीबीएस) के कारण ऐसे टेलीविजन सेट मिलने लगे हैं जो सीधे ही कार्यक्रम ग्रहण कर सकते हैं। स्पष्ट चित्रों, प्राकृतिक रंगों और अच्छी आवाज में कार्यक्रम देखने सुनने के लिए अब एचडी टीवी, हाई डेफिनिशन टेलीविजन बनने लगे हैं। कैमरे भी गुपचुप बदल रहे हैं। 35 mm के सामान्य कैमरों का स्थान स्टिल वीडियो कैमरों ने लेना शुरू कर दिया है। प्रकाश संवेदी फिल्मों का स्थान चुंबकीय माध्यम, मैग्नेटिक मीडिया की 22 वीडियो डिस्क ने ले लिया है, जिन पर 50 शीट खींचे जा सकते हैं। हाल ही में इमेज मैनेजमेंट एंड ग्राफिक एनहेंसमेंट सिस्टम इमेजेज विदेशों में आई है। फ्लोरिडा के हैरिस कॉरपोरेशन ने समाचार पत्र उद्योग के लिए इसे विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर डेस्क (ईपीडी) ने डार्करूम की जरूरत ही समाप्त कर दी है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को मनचाहे आकार में घटा बढ़ाकर आवश्यकतानुसार संपादित किया जा सकता है। 2 सितंबर 2004 इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक अखबार भारत में भले ही देर हो, विकसित देशों में तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर की शुरुआत हो चुकी है। स्टार टीवी के मालिक रूपर्ट मर्डोक ने हाल ही में $1.25 करोड़ में डेल्फी इंटरनेट सर्विसेज खरीदकर ब्रिटेन में इसकी शुरुआत की है। डेल्फी सभागार में टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन कार्यक्रम और फिल्मों के साथ साथ मनपसंद सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक पर्दे पर उपलब्ध कराती है। मर्डोक का कहना है कि जल्द ही डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक अखबार घर घर पहुंचने लगेंगे। यह अखबार कभी पुराने नहीं होंगे। नवीनतम सूचनाओं का समावेश उनमें होता रहेगा। कई समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल अब इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे। इंटरनेट एक ऐसा मंच बन चुका है जिस पर समाचार पत्र और टेलीविजन चैनलों के अलावा समाचार एजेंसियों के समाचार भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर दुनिया भर की पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं। विभिन्न वेबसाइटों से विभिन्न विषयों पर जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।
2.10 जनसंचार दुष्प्रभाव और खतरे। पहला प्रभाव तो मुद्दों, लोगों, जनसंचार माध्यमों के 3 प्रमुख प्रभाव माने गए हैं। संगठनों और सामाजिक आंदोलनों को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। जनसंचार माध्यमों में महत्व मिलते ही व्यक्तियों और समूहों की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और वे अधिकार संपन्न हो जाते हैं। इसलिए वे जो भी कहते हैं उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जनसंचार माध्यम सामाजिक प्रतिमानों के प्रवर्तन एनफोर्समेंट का काम करते हैं। वे सामाजिक प्रतिमानों को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और मुद्दों के विरुद्ध संगठित सामाजिक कार्यवाही करने का काम भी करते हैं। वे नैतिकता का पालन न करने वालों का सार्वजनिक पर्दाफाश कर सामाजिक प्रतिमानों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जनसंचार माध्यमों का तीसरा प्रभाव आमतौर से कम ही समझा जाता है। इसे वास्तव में दुष्प्रभाव की ही संज्ञा दी जानी चाहिए। यह प्रभाव है जनसंचार माध्यमों का निद्राकारी प्रभाव। सूचना के विस्फोट के कारण जनसंचार माध्यम अनगिनत सूचनाएं लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये सूचनाएं लोगों में चेतना जागृत करने के स्थान पर निद्राकारी प्रभाव पैदा करने लगती हैं। व्यक्ति मुद्दों और समस्याओं के बारे में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन जैसे साधनों से जानकारी प्राप्त करता है। बुद्धिजीवी नागरिक यह समझने लगता है कि वह सामाजिक मुद्दों के प्रति सजग है, किंतु वास्तव में वह उन्हें हल करने के लिए कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। वह समस्या के बारे में जानने को ही अपना कर्म मान लेता है। इस तरह समस्याओं के समाधान के स्थान पर उनके प्रति आंख मूंदने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जनसंचार माध्यमों के जानकार प्रोपेगेंडा और विज्ञापनबाजी के जरिए एक पक्षीय, अधूरी या चकाचौंधयुक्त सूचनाओं की भरमार कर अपने व्यावसायिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं। वे हमारी निहित कमजोरियों का लाभ अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और राजनीतिक विचारों को थोपने के लिए करते हैं। जनसंचार विशेषज्ञों और कुछ समाजशास्त्रियों ने पलायनवादी संचार सामग्री के प्रति भी गहरी चिंता व्यक्त की है। टेलीविजन और रेडियो के धारावाहिक, नाटक, प्रहसन, कहानियां, फंतासी, कॉमिक स्ट्रिप्स, साहस कथाएं और फिल्में पलायनवादी संचार सामग्री की श्रेणी में आती है। यह सामग्री लोगों को जीवन की वास्तविकताओं से मुख मोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पलायनवादी सामग्री का आदतन उपयोग चिंता, सामाजिक धारा से कटाव और फ्रस्ट्रेशन से जुड़ा है। जो बच्चे अपने आयु समूह के बच्चों के साथ घुल-मिल नहीं पाते वे भी ऐसी ही सामग्री पसंद करते हैं। बच्चे टेलीविजन के पास अपना अधिकांश समय बिताते हैं। इस अतिदर्शन के अपने ही खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है पूर्व प्रौढ़ता और सतही प्रौढ़ता का विकास। टेलीविजन के माध्यम से अपनी प्रौढ़ विश्व की पहचान को दुनिया की वास्तविक समझ मान बैठता है। नतीजतन वह लोगों और समस्याओं को समझने की उत्कंठा खो बैठता है। दूसरा खतरा प्रौढ़ों के सामाजिक और व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्वों के निरंतर चित्रण से है। इससे बच्चा प्रौढ़ता के बारे में भ्रामक धारणा बना लेता है। 2.11 सारांश जनसंचार के विविध माध्यमों के विकास की रोचक गाथा है। आदिमानव ने समूहों में रहने के साथ ही खतरों के संकेत देने के तरीके विकसित किए। 1 मुद्रण कला के विकास में टाइप कीलाक्षरों के विकास का बड़ा महत्व है। 11वीं सदी में चीन के पाई शेंग ने चलित टाइप मुखड़े तैयार किए। जर्मनी में 15वीं सदी में गुटेनबर्ग ने जोहानेस प्रथम के साथ छपाई कला विकसित की। फ्रेडरिक कोइंग ने प्रेस से भाप का इंजन लगाकर उसे गति दी। जर्मनी के ही ओटमार मर्गेथलर ने लाइनोटाइप मशीन का आविष्कार किया। आगे चलकर छपाई की आधुनिक पद्धतियां विकसित हुई। 2 टेलीग्राफी का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। सैमुअल मोर्स ने अल्फ्रेड वेल की मदद से टेलीग्राफ मशीन बनाई। समुद्री जहाज़ों ने उसका भरपूर उपयोग किया। रेलवे की संचार व्यवस्था भी उसी पर निर्भर रही। 3 फोटोग्राफी का जन्म फ्रांस में हुआ।
1826 में जोसेफ नाइस्पोर नीप्से ने पहली फोटो निकाली। थॉमस वेजवुड ने फोटोग्राफी की फिल्में बनाई। सेल्यूलाइड फिल्म एच गाडविन की देन है। कोडक ने बॉक्स कैमरा बनाया। कोडक, ईस्टमैन, डिक्सन और एडिसन ने सिनेमा की शुरुआत की। 4 लीडी फॉरेस्ट को दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन खोलने का श्रेय है। जे.एल. बायर्ड ने टेलीविजन बनाया। उधर अमेरिका में व्लादिमीर ज्वारकिन ने आमे व्लादिमीर ज्वा आइकोनेस्कोप बना डाला। 5 दुनिया का पहला अखबार है। जर्मनी का आविसा रिलेशन आर्डर जितुंग, यह 1609 में छपा। ब्रिटेन में साप्ताहिक टोरंटो के प्रकाशन से 1621 में समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। अमेरिका का पहला अखबार 1679 में निकला। रूस में समाचार पत्रों की शुरुआत 1703 में हुई। हमारे देश में 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट यानी कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर के प्रकाशन से अखबार की शुरुआत की। आजकल हमारे यहाँ 30,000 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं छपती हैं। उनकी 5.5 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकती हैं। 6 हमारे यहाँ प्रसारण की शुरुआत नवंबर 1923 में कोलकाता के रेडियो क्लब बंगाल ने की। व्यावसायिक स्तर पर प्रसारण का काम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को शुरू किया। 1 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने दिल्ली केंद्र प्रारंभ किया। 8 जून 1936 को उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो हो गया। अब आकाशवाणी के 185 केंद्र हैं। अनुमान है कि 11 करोड़ से ज्यादा रेडियो सेट देश में हैं। 7 टेलीविजन की शुरुआत हमारे देश 15 सितंबर 1959 को हुई। दूरदर्शन के अब 797 ट्रांसमीटर और 40 कार्यक्रम उत्पादन केंद्र हैं। केबल टीवी भी हमारे देश में लोकप्रिय हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा घरों में केबल कनेक्शन हैं। हमारे देश में फिल्म निर्माण की शुरुआत 1899 में हुई। हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर ने द रेशलर्स और मेन एंड मंकी फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी। इसे खान बहादुर अर्देशर ईरानी ने बनाया। आजकल हमारे यहाँ लगभग 800 फिल्में हर साल बनती हैं। 9 जनसंचार में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से हो रहा है। कंप्यूटरों, उपग्रहों, माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा अब CD-ROM, HD टीवी और ED की चर्चा होने लगी है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट से सीधा टेलीविजन सेट तक प्रसारण होने लगा है। इंटरनेट आज समाज के उस तबके लिए महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है जिनके पास इसकी सुविधा है। इंटरनेट पर तमाम समाचार पत्र, पत्रिकाएं और टेलीविजन चैनल ही उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इस पर संगठनों और व्यक्ति विशेष की लाखों वेबसाइटों से भी इनके बारे में जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। आज दुनिया की लगभग हर सरकार और हर तरह के संगठन की अपनी वेबसाइटें हैं जिन पर ये अपने कार्यों की अपने परिप्रेक्ष्य में जानकारी मुहैया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार कंप्यूटर के पर्दे पर आने लगे हैं। उनमें निरंतर नए समाचार जुड़ते रहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।